आप लोगों को पहले कहा था कि हम लोग जो है मतलब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मतलब काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये चीज़ करने में, थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ की वजह से, ठीक है ना। पर दिस इज़ गोइंग टू अ फर्स्ट सेशन, है ना। और ये जो हमारा सेशन है ये बेसिकली हम लोग मैं टेंसेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहला सेशन है, इसमें मैंने टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आई हैव पिक्ड इज 20। पहले 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स है, जैसे कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो गया आपका, उसमें जो जनरल इंग्लिश का एग्जाम है फेब का, और जो आपका इसमें फिर एक एग्जाम होगा, ठीक है ना। इसमें मतलब जो भी ग्रामर से मतलब जो भी एग्जाम जिसमें ग्रामर आती है, ठीक है ना, चाहे एसएससी हो चाहे सीडीएससी हो बैंक वगैरह, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी अभी मैंने इसको लाइव नहीं रखा है, रिकॉर्डेड रखा है, क्योंकि मैंने इसको डेमो क्लास के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि हाँ क्या रिजल्ट निकल के आता है इसका। उसके बाद से, ठीक है ना, आगे जाके जब मुझे लगेगा कि हाँ क्लास ठीक चल रही है तो फिर इसमें लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे हम एक सूटेबल टाइम पे, ताकि आप लोग मतलब एक लाइव इंटरेक्शन भी हो पाए हमारे पास और हम लोगों का आपस में, और जो हमने पढ़ा हो वो हम डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है, इट गोस लाइक दिस: सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिडंट। ठीक है। तो कैन और कुड, जैसे अब टेंसेस की बात है तो मैं आपको दिमाग में एक चीज बैठाना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन है वो टेंसेस पे बेस्ड है आज, तो आपको जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए सीधा वर्ब पे बस, है ना। मेन फोकस हम टेंसेस की अगर बात करें तो किस पे रखेंगे, वर्ब पे। अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिडंट। तो यहाँ पे देखिए इसमें अब दो पॉसिबल वैसे एरर बन सकते हैं। एक तो क्या है कि यहाँ पे जैसे कुड की बात करी है, कुड अगर यहाँ पे बता रहा है, अगर मैं बोलूँ सम पीपल कुड राइड वेल, तो इसका मतलब ये है कि ये किसकी बात कर रहा है, कैपेबिलिटी की, ठीक है। किसकी बात कर रहा है ये, कैपेबिलिटी की। हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट कोशिश करूंगा आपको ठीक से समझाने की। सम पीपल कुड राइट वेल, कि कुछ लोग जो थे दे वर कैपेबल इनफ टू राइट वेल, मतलब उनकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, वाइल अदर्स डिडंट। तो डिडंट राइट वेल और कुड नॉट राइट वेल दोनों में फर्क है। कुड राइट वेल में मतलब आपका क्या है कि कैपेबिलिटी है आपके अंदर अच्छी लिखने की, ठीक है। वाइल अदर्स डिडंट राइट वेल का मतलब क्या है, ये दोनों तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि बंदा जो है वो अच्छा राइटर ना हो, ठीक है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो, या वो अच्छा राइटर ना हो, ठीक है ना। या राइटिंग की सेंस में बात करें तो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। दूसरा क्या बोल सकते हो आप इसमें, कि अच्छा लिख सकता था पर उसने नहीं किया ऐसा। अब हमें देखना है कि कुड, ठीक है ना, कुड हो गया और डिडंट, इसमें आपस में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। कुड बेसिकली पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, पर पास्ट को कैसे इंडिकेट कर रहा है, कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग। डिडंट क्या है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। तो इसमें जो सेंटेंस में जो करेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स कुड नॉट। इस तरीके से ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। वाइल अदर्स, सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स कुडंट, नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। या एक तरीका और है, अगर ये, अब क्योंकि इनका कुछ पता चलता नहीं है कि ये सेंटेंस को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये हो सकता है, देखो अगर आप इसमें डेंट, मैं आपको दोनों पॉसिबल आंसर बता देता हूं इसके, क्लियर है। अगर ये कहता है वाइल अदर्स डेंट, ठीक है, तो इसमें अगर डेंट को ये आंसर मान रहा है तो इसके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, सम पीपल रोट वेल, क्लियर है। सम पीपल रोट वेल वाइल अदर्स डेंट, कुछ लोगों ने अच्छा लिखा पर बाकियों ने अच्छा नहीं लिखा, क्लियर है। ये चीज आपको समझनी है। बट मैं क्या करूंगा कि क्योंकि कुड से भी ये वाक्य को ठीक करा जा सकता है, तो मैं कुड के हिसाब से डेंट को क्या बोल रहा हूं, कुड लिखने में। तो आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल है दिखने में। दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, सीडीएससी में आया था, ये सीडीएससी 2 2024 का उसमें आया था सवाल। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड, ठीक है ना, अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। अगर हम फ्यूचर की तरफ चलें, फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको अंटिल, टिल, अनलेस और आपका व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, इनका इस्तेमाल बताया था, इफ का, व्हेन का, बिल का, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैंने फिर उसमें क्या बताया था कि कंडीशन वाला जो पार्ट होता है हमारा, क्लियर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन वाले पार्ट को हम लोग फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते, उसको लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू, ठीक है। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें, देखो, ठीक है। इसमें जैसे मैं बोलूं आई विल वेट, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आई विल वेट फॉर हिम टिल या अंटिल ही विल कम। इससे आपकी समझ में आ जाएगा ये, देखो, ठीक है। बेसिक से एग्जांपल लिखा मैंने, आई विल वेट फॉर हिम टिल ही विल
कम, आई विल वेट फॉर हिम। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसको मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते। दूसरी बात, अगर दो क्लॉजेस हैं और एक दूसरे पे निर्भर करता है तो जो कंडीशन वाला पार्ट होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर टेंस में ना लिख के सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ, आई विल वेट फॉर हिम, मैं उसका वेट करूंगा। वेट करने की कंडीशन क्या है, जब तक वो आ नहीं जाता। क्लियर है? तो ये सेंटेंस किस पे निर्भर करता है, इस वाले वाक्य पे निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंडीशन वाला पार्ट जो होता है उसको हम किस में लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में ना लिख के हम उसको लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा ये, टिल ही कम्स। क्लियर है? ऐसे एक एग्जांपल और देखो यहाँ पे, अगर मैं लिख देता हूं, चलो समझाने के लिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, जिससे तुम्हें क्लियर कट आइडिया मिल जाए। देखो प्लीज, धीरे धीरे क्लासेस कंडक्ट होती रहेंगी तो हैंड राइटिंग में आई होप इंप्रूवमेंट आएगा एक सिग्निफिकेंट सा। प्लीज डोंट वरी इफ ही विल बी इन अ बैड मूड। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा मैंने। अब देखो प्लीज डोंट वरी, इसका मतलब क्या हुआ, चिंता मत करना। इफ ही विल बी इन अ बैड मूड, अगर उसका मूड कैसा हुआ, खराब हुआ। आपको चीज समझनी है। देखो ये मैंने वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ये एग्जांपल मैंने डिस्कस जरूर करा रखा है, यहाँ पे मैं रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ ताकि हम डायरेक्टली इसको इस सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उससे रिलेट कर सकें। प्लीज डोंट वरी इफ यू विल, तो डोंट वरी को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, चिंता मत करो, चिंता मत करना। यहां चिंता मत करो का मतलब क्या है, चिंता मत करो जैसे बोलो चिंता मत करो मैं एग्जाम पास कर लूंगा, चिंता मत करो मैं अभी तुम्हें कॉल करूंगा। तो प्लीज डोंट वरी को अगर मैं फ्यूचर के या प्रेजेंट के हिसाब से देख रहा हूं, चिंता मत करो या चिंता मत करना के हिसाब से, तो आगे किसी भी तरीके का वाक्य बन सकता है। ठीक है, ठीक है ना। प्लीज डोंट वरी कि आई विल पास द एग्जाम, प्लीज डोंट वरी, ठीक है ना, आई एम कमिंग बैक, इस तरीके से कि चिंता मत करो मैं आ रहा हूं घर अभी, तो कुछ भी आ सकता है। पर अगर मैं इसे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर मैं इसे बोलूं कि चिंता मत करना, अगर मैं इसे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो समझ जाना आगे का जो वाक्य वो किस पर रहना चाहिए, फ्यूचर टेंस में। अब क्या है कि प्लीज डोंट वरी यहाँ पे फ्यूचर का वाक्य क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ के बाद क्या लगा हुआ है, विल बी। पर बात वही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर में नहीं रखना है। ठीक है, अगर वो कंडीशन शो कर रहा है, क्लियर है, तो विल बी की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में इज। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। सेंटेंस को एक फ्लो में पढ़ेंगे, प्लीज डोंट वरी इफ ही इज इन अ बैड मूड। अब आपने दोनों तरीके से वाक्य देख लिए। अब देखो इस वाले वाक्य के हिसाब से देखें, आई विल वेट फॉर हिम टिल ही कम्स। तो आपको पता है कि टिल के बाद, ठीक है ना, या इस तरीके से हम क्या करेंगे, टिल के बाद क्या है, देखो एक मिनट क्या हो गया ये, ठीक है, टिल के बाद देखो कि भी सिंपल वो फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट है और यहां पे भी सिंपल प्रेजेंट है। अब यहां वाक्य में आओ, तो इधर वाक्य में क्या कह रहा है ये, until they are able to, तो ऑब्वियस ही बात है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। ठीक है, पर यहां पे ये क्लॉज जो है हमारा गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि until से अगर वाक्य को रिलेट कर रहे हैं तो यहां पे क्या आना चाहिए, द पुलिस विल। ठीक है, क्या आना चाहिए, द पुलिस विल वर्क हार्ड। देखो द पुलिस विल वर्क हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा ऐसे इस तरीके से राइटिंग पैड के थ्रू पढ़ाने का, बट हैबिचुअल हो जाऊंगा मैं तो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली आपको चीज़ों तक, मतलब चीज़ें आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो द पुलिस विल वर्क हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट। अगला, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, इसमें मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। ठीक है, आप लोग खुद से भी सोचते हैं ना, हमारे पास कुछ वर्ब्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो होती है ये इमोशंस और फीलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब इनमें कोई फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो जिन वर्ब्स में फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है आप उनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, जैसे आई एम हेटिंग यू नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आई हेट यू। आई ट्रस्ट यू, आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं, आई ट्रस्ट यू। क्लियर है, उसी तरीके से, ठीक है ना। ओहो मैंने एक गड़बड़ कर दी इसमें, गड़बड़ क्या करी कि ये ऐसा होना चाहिए था, देखो आई एम ओनिंग। ठीक है, ये एम का ये स्लैश हटा दो यहां से। ठीक है, ये वाला स्लैश हटा के ऐसे मानो कि सेंटेंस में क्या है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, आई एम ओनिंग, और इसको ऐसा कर लो, आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, ये गलत हो जाएगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आई ओन 2 हाउसेज इन बेंगलुरु। क्लियर है, आई रिमेंबर यू, आई एम रिमेंबरिंग यू नहीं, आई रिमेंबर यू। आई ट्रस्ट यू, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, आई एम डिपेंडिंग ऑन, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। तो ये वर्ब्स हैं जिनमें फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन इन्हें हम बोलते हैं, इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं अनटिल और अनलेस ये जीरेंड के तौर पर, जेरेंड के तौर पर हम ना यूज करें अपने वाक्य में। तो ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते इसी बात पे। द पुलिस ब्रॉट द कॉन्वेंट टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। ठीक है, मैंने क्या बोला
टेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तब तक जब तक मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा तब तक आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, द पुलिस ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है द कॉन मैन, कॉन मैन जो बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है ना, द कॉन मैन, और उसका प्लूरल क्या होगा, कॉन मैन, टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम, ठीक है। कैन के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं मॉडल्स के साथ, ठीक है ना, चाहे कैन कुड हो, शायद शुड हो, मे माइट हो, मस्ट हो, तो ये आइडेंटिफाई यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब देखो, द पुलिस ब्रॉड द कॉनमैन टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम, ठीक है। तो पुलिस ने क्या करा, कॉनमैन जो थे जिन्होंने बेवकूफ बनाया किनका, विलेजर्स का, ठीक है, तो उनके समक्ष लेके आया ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए। अब आपको समझना है कि यहाँ पे जब ब्रॉड है, क्लियर है, ये ब्रॉड जब पास्ट टेंस का है और ये कैन भी जब आइडेंटिफाई करना है तो उसी टाइम की बात हो रही है, पास्ट टेंस की, तो यहाँ कैन की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन की जगह इस्तेमाल होगा किसका, कुड का। तो द पुलिस ब्रॉट द कॉन्वेंट टू द विलेजर्स सो दैट दे कुड आइडेंटिफाई देम। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। जब वो पास्ट टेंस के सेंस में बात कर रहा है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, ठीक है ना, बट ये है कि अगर कैपेबिलिटी की बात हम करें, ठीक है ना, तो अगर हमें पास्ट टेंस में यूज करना है तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड वॉक 5 miles एवरी डे। देख लो, बन गया वाक्य। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तो मैं 5 माइल तक रोज मतलब वॉक कर पाता था, ठीक है, तो व्हेन आई वॉज यंग। और अगर प्रेजेंट के सिनेरियो के हिसाब से बोलेंगे तो मैं बोलूंगा एज ही इज यंग, क्योंकि वो यंग है, व्हेन ही इज यंग नहीं, एज ही इज यंग, क्योंकि वो यंग है, ही कैन वॉक 5 miles एवरी डे, या एज आई एम यंग, क्योंकि मैं यंग हूं तो आई कैन वॉक, तो जैसे मैंने एम लगाया तो कैन हो गया। चलो, आई होप समझ में आया होगा आपके। अगला, द अर्थ, ये अच्छा सवाल है, द अर्थ विल गो अराउंड द सन अंटिल द वर्ल्ड लास्ट। सोचो इस सवाल को, ठीक है, द अर्थ विल गो अराउंड द सन अंटिल द वर्ल्ड लास्ट। क्लियर, ये किसी एग्जाम का सवाल है, शायद ये किसी बुक में, एसएससी वगैरह की बुक में रहा होगा, बट अच्छा सवाल है। और जब भी मैं कभी कहीं लेक्चर वगैरह लेता हूँ सवाल को मैं इंक्लूड जरूर करता हूँ। उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये, द अर्थ विल गो अराउंड द सन, ठीक है। तो चलो सोचो थोड़ा सा इसमें क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, फिर मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक चीज समझ लेना, स्लैश से पहले अर्थ है तो इसका ए है, विल गो अराउंड पी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये मतलब ये ए है, ठीक है, इसमें तो खैर कुछ ज्यादा वो है नहीं दिक्कत। सी वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया डी वाला पोर्शन, ठीक है। देखो, चलो आंसर पे आते हैं हम। बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट्स इसका आंसर मार्क करवाते हैं बी, और क्या बोलते हैं, द अर्थ गोज अराउंड, गोज अराउंड द सन, ठीक है, गोज अराउंड द सन अंटिल द वर्ल्ड लास्ट। अब आपको ये समझ नहीं, देखो, द अर्थ गोज अराउंड द सन, अगर मैं इसको यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे ट्रीट करूं, हमें यह देखना है कि आंसर क्या है और जो आंसर हमारे दिमाग में आ रहा है वो क्यों नहीं है। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ सर हम तो ये पढ़ते हैं द अर्थ गोज अराउंड द सन, जैसे हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो अर्थ गोज अराउंड द सन भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो विल की जगह गोज अराउंड होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात से सहमत हूं। आप पूरे सेंटेंस को रिलेट करके देखो, देखो, द अर्थ गोज अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती। थोड़ी देर पहले एक सवाल बताया था, मैं उसका वेट करूंगा कब तक, जब तक वो आ नहीं जाता। तो अब देखो क्या सेंस है आ रहा है कि अर्थ जो है पृथ्वी और सूरज के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जब तक हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है ना, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अब तो बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ, इसमें जो आंसर है दैट इज डी, दैट इज नो एरर। अब तुम बोलोगे नो एरर क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे नहीं बोला मैंने किसी चीज को क्या कर रहा हूं, एक श्योरिटी, मतलब एक चीज को, एक फिक्स इवेंट है, एक फिक्स इवेंट, उसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि जो आज हो रहा है वो भविष्य में ऐसा होता रहेगा, कि जब तक दुनिया समाप्त नहीं हो जाती पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। तो अर्थ विल गो अराउंड द सन, जैसे मान लो तुमने मुझसे कहा था अर्थ गोज अराउंड द सन, मैंने कहा हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही कही ये चीज, और मैं कहूंगा ऐसा होता रहेगा, कब तक, जब तक पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती तब तक ऐसा होता रहेगा।
इसलिए इस वाले पर्टिकुलर सवाल में यूनिवर्सल ट्रुथ वाला जो फंडा है वो अप्लाई नहीं होगा। यहां पे हमारा आंसर होगा नो एरर। ठीक है, इसमें एक एरर जो आ सकता था वो कैसा आता देख लो। द अर्थ विल गो अराउंड द सन, ठीक है, अंटिल द वर्ल्ड, मान लो ये होता सी वाले पार्ट में ऐसा, अंटिल द वर्ल्ड विल लास्ट। अब मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट आपको बताया था ना, कंडीशन वाले पार्ट में विल लगाते नहीं है, तो वैसे ये सबऑर्डिनेट वाले पार्ट में, तो अर्थ विल गो अराउंड द सन, ठीक है, अंटिल द वर्ल्ड विल लास्ट नहीं। तब मैंने आपको क्या बोला था, अंटिल वाले पोर्शन को आप सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो विल लास्ट की जगह फिर क्या आता, ये गलती हो सकती थी इसमें कि दो विल एक साथ ना आते। ठीक है, बट अदरवाइज इस वाले वाक्य में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैसे भी किसी भी प्रकार के किसी सवाल में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अभी देखूंगा मैं सेशन में क्या रहा है किस हिसाब से, फिर आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे कि मैं फिर लाइव इंटरेक्शन, ठीक है ना, उसमें फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस वगैरह सब हम इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे करके बस। ठीक है, चलो। आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ डेजर्ट प्लेस, आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ डेजर्ट प्लेस। अब देखो इसमें अगर इस सवाल की हम बात करें तो इसमें टेंसेस का कोई ज्यादा रोल नहीं है हमारे लिए, है ना। टेंसेस का ज्यादा रोल क्यों नहीं है, आई वॉज लेफ्ट अलोन, मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, आई वॉज लेफ्ट अलोन, ठीक है ना, किसी ने छोड़ दिया, दोस्त वगैरह में हो सकता है छोड़ दिया हो कहीं, आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ डेजर्ट प्लेस। इसमें एरर देखें तो कोई व्यक्ति यही बोलेगा कि आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ डेजर्ट, या तो मुझे रेगिस्तान में, अगर इस डेजर्ट को आप क्या मानो कि मुझे तो रेगिस्तान में क्या कर दिया था, अकेले छोड़ दिया था, आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ डेजर्ट, या आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ प्लेस कि एक जगह थी जहां पे मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, तो वो क्या है, डेजर्ट अपने आप में एक जगह है। मैं यही तो बोलता हूँ आई लिव इन देहरादून, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आई लिव इन देहरादून प्लेस, है ना, प्लेस अपने आप में, डेजर्ट एक जगह है, तो उसके साथ प्लेस लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो स्टूडेंट कहेंगे कि सी वाले पार्ट में गलती है सर इसमें, चलो मान लिया, और बिल्कुल सही है कि सी वाले पार्ट में गलती, क्योंकि डेजर्ट और प्लेस इनका ये आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को ठीक से, है ना। चलो ये तो मैं समझ गया, बट द पॉइंट इज टेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो व्हाट इज द एरर। मान लो ये सेंटेंस जो अभी है ये स्पॉटिंग द एरर में ना आके नो इंप्रूवमेंट में आता, और वहां तुम्हें ऑप्शन दिए रहते, तो क्या होना चाहिए, तो मैं बता देता हूं। देखो, आई वॉज लेफ्ट अलोन, मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इन अ डेजर्टेड प्लेस। डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान। अगर टेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ये होगा, और इसमें जो आंसर होगा क्या होगा, डेजर्टेड। आई वॉज लेफ्ट अलोन इन अ डेजर्टेड प्लेस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते इसी बात पे। आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टूडे एज आई फॉरगेट टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। आई कुड नॉट एज आई फॉरगेट टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। ठीक है, सोचो थोड़ा सा, अच्छा सवाल है ये भी। यहां तक अर्ली तक ए वाला पोर्शन है, फॉरगेट तक बी वाला, टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट सी, और ऑब्वियसली बात है नो एरर वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, तो आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे एज आई फॉरगॉट टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट परफेक्ट से बेस्ड है। पास्ट परफेक्ट की एक सिंपल सी कंडीशन है, दो स्टेटमेंट्स, दोनों पास्ट टेंस के, और एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से, या एक कार्य या एक इवेंट दूसरे कार्य से पहले हो चुका था, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। जब तू आया मैं मार्केट जा चुका था, व्हेन यू केम आई हैड गॉन टू मार्केट। जब टीचर ने कहा तो मैं ऑलरेडी अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुका था, व्हेन द टीचर आस्क्ड आई हैड ऑलरेडी सबमिटेड माय असाइनमेंट। ये चीज आप लोगों को समझनी है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द पेशेंट डाइड, पहली वर्ब है डाई, उसका सेकंड फॉर्म डाइड यहाँ लिखा है। बिफोर द डॉक्टर केम, कम का सेकंड फॉर्म केम लिखा है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, दोनों पास्ट टेंस के हैं। अब आपको देखना है, ठीक है, वाक्य दोनों पास्ट टेंस के, ठीक है, पर आपस में रिलेटेड होने के बाद कहीं ये इवेंट्स आगे पीछे को तो नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर, बिफोर या ऑलरेडी से सेंटेंस की सीक्वेंस आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, है ना। ऑलरेडी जहां लगा है मतलब पहले से,
है ना, आई हैड ऑलरेडी, इस तरीके से। आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर से भी पता लग जाएगा कौन सी घटना पहले की कौन सी बात की। अब देखो यहां जैसे क्या है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट की मृत्यु हुई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। मतलब ये घटना किसकी है, परफेक्ट फॉर्म की, पास्ट परफेक्ट की, है ना, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या होना चाहिए ये, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है? अच्छा, अब मेन चीज, क्या पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाने के लिए हमेशा क्या हमें आफ्टर बिफोर ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए? नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये बात कैसे पता चलेगी आपको, इस 7वें नंबर के एग्जांपल से। देखो, आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे, आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। क्लियर है? आज जैसे संडे का दिन भी है, तुम्हारा रोज का रूटीन है जल्दी उठ के इंस्टीट्यूट जाना है या वॉकिंग पे जाना है या जॉगिंग पे जाना है, इस तरीके से, ठीक है, या एक्सरसाइज पे जाना। तुमने कहा आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया अपने दोस्त से, कि आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे। उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। अगर मैं बोलूं तुम्हें टुडे, तो टुडे जो है ये कौन सा टाइम इंडिकेट करेगा? टुडे, टुडे को मतलब कौन से किस में रखे हैं, प्रेजेंट में रखे हैं, पास्ट में रखे हैं, फ्यूचर में रखे हैं? चलो मैं एक चीज बता देता हूं, टुडे अपने आप में कंप्लीट टाइम है जिसमें तीनों समय का क्या होता है, मिश्रण होता है, तीनों समय का डिस्क्रिप्शन होता है। कैसे? अब रात, थोड़ी देर में क्या होना, रात होने वाली है ना, रात हो ही गई, चलो मान लो। अभी थोड़ी देर पहले पास्ट टेंस की हम बात करें तो शाम हो रही थी या नहीं हो रही थी? बिल्कुल। मान लो ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय बज रहे हैं आपके 7, सवा 7, ठीक है, क्लियर है? तो ऑलरेडी थोड़ी देर बाद नाइट हो जाएगी। पर आने वाला समय जो नाइट का अभी होगा, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, वो तो टुडे में ही अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर टेंस नहीं होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आज ही के दिन में इसी समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ी देर में आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। तो अभी ये एक्शन चल रहा है आज ही के दिन में, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। क्लियर है? और अभी क्योंकि मैंने आपको ये कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं ये ऑलरेडी टाइप्ड है, तो ये थोड़ी देर पहले मैंने टाइप करा था, तो वो पास्ट टेंस हो गया। क्लियर है? तो टुडे जो है वो तीनों टाइम डिपिक्ट कर सकता है। जब तक टुडे चल रहा है, जब तक है कितनी, शायद 5 है आज, ये 5 तारीख जब तक चल रही है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, तब तक इसमें तीनों टाइम सेगमेंट आ सकते हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट और फ्यूचर भी। क्लियर है? चलो आओ, अब देखो, आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे, मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, या सुबह क्यों नहीं उठ पाया? क्योंकि मैं अपना अलार्म लगाना भूल गया था। कब? कल, कल रात को। दोनों घटनाएं, दोनों इंसिडेंट्स, दोनों जो इवेंट्स हैं, दोनों सिचुएशंस एक दूसरे से रिलेटेड है। आज नहीं उठ पाया, ये क्या हुआ, सिंपल पास्ट। क्यों? क्योंकि कल रात को अलार्म लगाना भूल गया था। तो ये क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो आई फॉरगेट की जगह क्या होना चाहिए आपका, आई हैड फॉरगेटन। फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगेटन। आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे एज आई हैड फॉरगेटन टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। क्लियर है? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। ही इज द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इस वाले वाक्य में देखो, हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है, ठीक है, इस वाले वाक्य में हमारे पास एक ही वर्ब है, ही इज द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या, कि इज एम आर का यूज हम तब करते हैं जब देयर इज नो टाइम रेफरेंस। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो ये सारी चीजें अगर आप नोट्स के थ्रू देखेंगे, अब तो यूट्यूब में, अब तो क्या मतलब यूट्यूब में एक वो भी है कि आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके स्पीड में देख सकते हो आप नोट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इज एम आर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब देर इज नो टाइम रेफरेंस। जैसे राम इज स्टडिंग, राम इज प्लेइंग, सीता इज डांसिंग, ठीक है ना, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज द ऑफिसर ऑफ अवर डिपार्टमेंट। क्लियर है? ही इज द चीफ ऑफ अवर डिपार्टमेंट। इस तरीके से हम यूज करते हैं। पर जब अगर टाइम रेफरेंस हो वाक्य में, जब टाइम रेफरेंस हो, तो हम लोग फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज और हैव का, ठीक है, या हैज, हैव और उसके साथ बीन का। ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको। इसके लिए आप थोड़ा सा और डिटेल में देखना, तो आप वीडियोस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप तब थोड़ा सा आपको मतलब पता चले कि हाँ वीडियोस में जो मैं करा रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, ठीक है। अगर टाइम रेफरेंस की बात, देखो नो टाइम रेफरेंस में इज एम आर, और अगर टाइम रेफरेंस की बात करें, सिर्फ टाइम रेफरेंस की अगर हम बात करें, तो उस केस में हम लोग हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है? मैं बता देता हूं कैसे। चलो, आई हैव नोन राम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते होंगे? क्योंकि उस वर्ब में फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, टाइम रेफरेंस के साथ हैज और हैव का प्रयोग करते हैं अलॉन्ग विद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नोन राम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर?
अब तुम कहोगे ये हैज बीन और हैव बीन क्यों लगा रहे थे? हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है टाइम रेफरेंस के साथ। और ऐसा कब होता है? जब वर्ब में फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व हो। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स, कि मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। राम हैज बीन स्टडिंग सिंस लास्ट ईयर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टाइम रेफरेंस तब जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि फिजिकल एक्शन नहीं होगा उस वर्ब का। नोइंग, नोइंग नहीं है। आई हैव नोन राम, ठीक है। जहां पे फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व होता है और टाइम रेफरेंस होता है, वहां पे हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। और अगर एक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, पर उसमें या एक्शन कॉन्टिन्यूअस है या स्टेट है, आपकी अवस्था है, और उसमें कोई टाइम रेफरेंस नहीं है, तो नॉर्मल इज एम आर आएगा। राम इज प्लेइंग, राम इज इंटेलिजेंट। टाइम रेफरेंस आ गया, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर मेनी आवर्स, राम हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। क्लियर है? यह अवस्था का केस हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं आपको, ठीक है ना। तो यहां पे जो गलती है वो कौन से वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में है। इसकी जगह क्या आ जाएगा? ही हैज बीन द चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला सवाल, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन दूरदर्शन यस्टरडे। सीजीएल 2012 के मेंस में यह सवाल आया था। क्लियर है? द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन दूरदर्शन यस्टरडे। चलो देखो, इस वाले सवाल में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम रहती हैं, जैसे कट, 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 ठीक है, शर्ट, शर्ट और शर्ट, ठीक है। फिर जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है, ये अपने दोनों फॉर्म में सेम रहती है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अब देखो, सवाल आ रखा था ये नो इंप्रूवमेंट में, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन दूरदर्शन यस्टरडे। फिर इसके ऑप्शन क्या क्या थे? ये तो मैंने स्पॉटिंग एरर में इंक्लूड कर लिया, वैसे वहां ये नो इंप्रूवमेंट में था। ऑप्शन क्या क्या थे? वॉज ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड, इस तरीके से। अब आपको ये समझनी है वो क्या है, देखो ढंग से, बिल्कुल देखो, यहां पे आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहली चीज, ठीक है, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। पहली चीज तो ये कि सेंटेंस इज ए पैसिव वॉइस। सेंटेंस किस में? पैसिव वॉइस में। आपको कैसे पता चल रहा है? देखो, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट। अब एक चीज सुनो, न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया, अगर मैं यहां लिखूं द न्यूज ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। अगर मैं यहां पे वॉज नहीं लगाता तो न्यूज ब्रॉडकास्ट, इसका मतलब तो न्यूज ने ब्रॉडकास्ट किया। ऐसा हो सकता है कभी? न्यूज कभी भी किसी को ब्रॉडकास्ट कर सकती है? नहीं। न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है किसी के द्वारा। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ? किसी सोर्स के द्वारा न्यूज का प्रसारण किया गया दूरदर्शन पर। प्लेटफॉर्म क्या था जहां पे प्रसारण किया गया? पर्सन कौन है मेंशन नहीं है ना, एडिटर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य बनाता तो मैं ऐसा लिख देता, somebody broadcast the news on दूरदर्शन yesterday, या the editor broadcast the news on दूरदर्शन yesterday। ये था वाक्य। तो ये पैसिव वॉइस का है। अब पैसिव वॉइस का वाक्य तो होता क्या है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, पैसिव वॉइस में हम लोग उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल दूं? बहुत सिंपल सा, आई वॉज हेल्प बाय राम। लो, आई वॉज हेल्प बाय राम। लो देखो, आई वॉज हेल्प बाय राम। तो मैंने यहां क्या, अब देखो, मैं आई हेल्प, मैंने यहां पे हेल्प करी किसकी? राम की। तो मैंने क्या लिखा? आई वॉज हेल्प, सॉरी, राम ने मेरी हेल्प करी, तो आई वॉज हेल्प बाय राम। तो इज एम आर हो गया, वॉज वर्ब। जब भी इस तरीके से आप उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो समझ जाना सेंटेंस किसका है? पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब अगर आपको वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का सही ज्ञान नहीं होगा तो आप यहां लिख दोगे ब्रॉडकास्टेड, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रॉडकास्ट का दोनों फॉर्म सेम रहता है, इसलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नो एरर, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। द डोर वॉज शट बाय मी लास्ट नाइट। कल मेरे द्वारा दरवाजा बंद किया गया था। डोर वॉज शटेड नहीं, द डोर वॉज शट बाय मी। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते इसी बात पे,
राम हैज नेवर एंड विल नेवर हेल्प एनी पुअर। वैसे तो बहुत जल्दी इनका एक्सप्लेनेशन खत्म हो सकता था, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक लॉजिकल वे से अप्रोच करेंगे तो आपको पता रहेगा, है ना, कि क्या दिक्कत है। अब देखो, राम हैज नेवर एंड विल नेवर हेल्प एनी पुअर। अब ये पढ़ने में और देखने में ट्रांसलेशन के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है। राम हैज नेवर, राम ने कभी नहीं और ना कभी भविष्य में गरीबों की मदद करेगा। लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा इतना। ठीक है, अब देखो फटाफट, राम हैज नेवर एंड विल नेवर हेल्प एनी पुअर। राम कभी भी गरीबों की मदद नहीं करेगा। राम कभी भी गरीबों की मदद नहीं करेगा। विल के हिसाब से, विल के हिसाब से, विल के हिसाब से, ठीक है, ये जो हेल्प है ये बिल्कुल ठीक है ना। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है कि एंड विल नेवर हेल्प एनी पुअर। पर आपको एक चीज देखनी है, ये देखो, हैज नेवर, इसका एक एग्जांपल देखो यार, एक सिंपल सा। राम इज सिंगिंग एंड इज ड्राइविंग एट द सेम टाइम, कि राम एक ही समय पर गाना भी गा रहा है और ड्राइविंग भी कर रहा है। अब आपको चीज समझनी है, दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियस एक्टिविटी है, एक साथ चल रही है। ऐसे केसेस में हमें दो दो बार हेल्पिंग को लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां क्या करूंगा, इस वाले इसको हटा दूंगा, ठीक है, और मेरा जो वाक्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राम इज सिंगिंग एंड ड्राइविंग एट द सेम टाइम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि राम इज सिंगिंग एंड ड्राइविंग एट द सेम टाइम। ठीक है, अब देखो इस वाले वाक्य में आओ, इस वाले वाक्य में कि राम विल नेवर हेल्प एनी पुअर, इतना वाक्य तो ठीक है कि राम कभी गरीबों की मदद नहीं करेगा। पर आपने एक चीज देखी यहां पे एक सेंटेंस और बन रहा है मेरा, वो क्या है, राम हैज नेवर हेल्प एनी पुअर। मैंने क्या करा, दोनों वाक्यों को अलग कर लिया, एड कंजक्शन से जोड़ा था ना, तो मैंने क्या करा, दोनों को अलग कर लिया। राम हैज नेवर हेल्प एनी पुअर, राम विल नेवर हेल्प एनी पुअर। तुमने कहा विल के हिसाब से तो सर हेल्प ठीक है ये वाला, पर हैज के हिसाब से ये हेल्प गलत है। क्यों? क्योंकि हेल्प के लिए इसकी जगह हैज के साथ तो वर्ब की आती है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक वर्ब और सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ए वाले पार्ट में गलती है, और ये क्या हो जाएगा, राम हैज नेवर हेल्प्ड। राम ने कभी मदद नहीं की है गरीबों की और ना आगे कभी करेगा। तो नाम हैज, इस क्लॉज को पूरा कंप्लीट करना है, हैज का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, राम हैज नेवर हेल्प एंड विल नेवर हेल्प एनी पुअर। गलती कहां है, फर्स्ट वाले पार्ट में। हेल्प यहां भी आ सकता है, यहां भी, पर हम ये देखेंगे कि हैज जहां फर्स्ट क्लॉज मेरा है उसको यहीं कंप्लीट करेंगे हम, तो ये वाले पार्ट में गलती है। आगे बढ़ते इसी बात पे, इट इज हाई टाइम ही गोज होम। हमारे पास कुछ इमेजिनेशन वाले केसेस होते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन वाले केसेस में सब्जेक्टिव मूड जिसे हम बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड। वीडियोस देखेंगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आंसर बता रहा हूं। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, ठीक है, चाहे हाई टाइम हो, अबाउट टाइम हो, या इट इज टाइम हो, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। क्योंकि ये क्या शो करता है, इमेजिनेशन। इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा, तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज हाई टाइम ही वेंट होम। एजम्पशन में चलता है। देखो हम लोगों ने बोला ना कभी, जैसे मान लो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, अभी फेब में होगा, फिर अप्रैल में स्क्रीनिंग का टेस्ट है, फिर जुलाई में इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम होगा आपका, जिसमें ग्रामर भी आएगी, ठीक है। फेब में जो जनरल इंग्लिश का एग्जाम है उसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कई चीजें हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा, कि अब तक तो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया होगा इस तरीके से। तो तुम लोग मुझसे बोले कि नहीं सर अभी तो हम पढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा अगले महीने तुम्हारा एग्जाम में है, अब तक तो, अब तक तो इट इज हाई टाइम, अब तक तो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था। अब तक, अब तो बहुत लेट हो गई, अब तक तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। तुम क्यों वेट कर रहे हो भाई, तुम क्यों रुको अभी तक, क्या अब तक तो तुझे घर में होना चाहिए था। ये क्या है, आप किसी सामने वाले को लेकर, या हम लोग कुछ किसी समय को लेकर एक इमेजिनेशन करने किसी चीज की,
तो ऐसे केसेस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो सब्जेक्टिव मूड या इमेजिनेशन वाली वीडियो देख लेना। नेक्स्ट, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए टेंस की बात कर रहे हैं तो जहां जहां वर्ब होगी उस पर फोकस रखेंगे। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इसमें मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। यू विल पास द एग्जाम, मैंने कहा था सबऑर्डिनेट वाला क्लॉज जो है उसको फ्यूचर टेंस में नहीं रखते हैं अगर वो कंडीशन शो कर रहा है तो। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे क्लॉज पे दूसरे वाक्य में निर्भर हो। देखो, यू विल पास द एग्जाम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वाक्य है। अगर मैं इस पूरे वाक्य को हटा दूं, यू विल पास द एग्जाम क्या है, बिल्कुल करेक्ट वाक्य कि तुम एग्जाम पास कर लोगे। इसमें किसी और एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर मैं बोलूं इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, और फिर एक अपने वाक्य को मैं हॉल्ट कर दूं या स्टॉप कर दूं, तो फिर सामने वाला क्या कहेगा, हाँ अगर वो मेहनत करता है तो पूरा तो करो वाक्य को। तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, इसको सहारे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इफ यू विल वर्क हार्ड तो सेंटेंस को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, इफ यू विल वर्क हार्ड, हाँ तो फिर क्या होगा, क्लियर है। तो ये कंडीशन वाला पार्ट भी हो गया। सबऑर्डिनेट वाले क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, ए वाले पार्ट में गलती है, आपको चीज समझनी, ए वाले पार्ट में गलती है। और क्या नहीं आएगा, विल। एक फ्लो में सेंटेंस को पढ़ेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाए हैं, दो तीन एग्जाम्पल मैंने सीडीएसई से उठाए, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने उठाए अपनी बुक से। क्लियर है। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है, उसका रेलेवेंस है। जो नोट्स में मैंने आपको चीजें बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि हमारे जो लेक्चर्स है वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, बट स्टिल आई कैन अश्योर यू वन थिंग, भले ही थ्रू आउट वो व्हाइट बोर्ड में चले या मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ आपको बैठा के नोट्स पीडीएफ बना के जैसे भी हो, पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको ग्रामर में जितनी भी चीजें हैं, नॉर्मल जो बेसिक सी चीजें हैं, एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हमें पढ़नी है सीखनी है, उन पे आधारित सवाल जो हमारे पास आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें करवाऊंगा मैं आपको। कोशिश रहेगी डिजिटल बोर्ड लेने की जल्दी ही, पर ठीक है ना, बट फिर भी बाकी नहीं तो चीजें मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। आई विल वेट फॉर हिम टिल इट विल बी 5 PM। ये थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, मुझे याद नहीं था कि मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है ना, जब मैं आपको थोड़ी देर पहले अंटिल वाला एग्जाम्पल समझा रहा था, पुलिस वाला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था हमारा, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आई विल वेट फॉर हिम, मैं उसका वेट करूंगा कब तक, जब तक 5 ना बज जाए। मैंने आपको कहा था सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इट विल बी 5 PM, जब समय हम बताते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैं क्या बोलता हूं, इट इज 5 o'clock नाउ। क्या समय हो रहा है, इट इज 5 o'clock। तो विल बी की जगह क्या आ जाएगा, इट इज 5 PM। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर टेंस में नहीं रखना है अगर वो कंडीशन शो कर रहा है तो। आई विल वेट फॉर हिम टिल, कब तक, जब तक 5 ना बज जाए या जब तक 5 बजते हैं, तो आई विल वेट फॉर हिम टिल इट इज 5 PM। अगला सवाल, ही इज इल सिंस लास्ट वीक। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेंसेस पे ही दो तीन, अब मैं कोशिश करूंगा या तो एक दो सेशन थोड़ा सा लेंदी रखूं, लाइव सेशन अगर रखे तो थोड़ा लेंदी से रखे जिसमें थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो करूं, क्या कहते हैं उसे, दो तीन सेशन में हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसके अभी। ठीक है, अभी क्योंकि फर्स्ट टाइमिंग है तो ठीक है ना। अब देखो, ही इज इल सिंस लास्ट वीक, मैंने क्या बोला था, इज एम आर का इस्तेमाल तब करना है व्हेन देयर इज नो टाइम रेफरेंस, या टाइम रेफरेंस है पिछले हफ्ते से, तो इसकी जगह क्या आएगा, हैज बीन। ठीक है, अगर यहां पे लास्ट वीक नहीं होता तो ये होता ही इज इल। जस्ट बिकॉज टाइम रेफरेंस हैज बीन गिवन हियर, therefore I will have to use this has been here. तो he has been ill since last week. Next, हाँ ये थोड़ा ठीक सा सवाल है। A senior doctor expressed concern about physicians recommended the vaccine। चलो भैया, बेसिक से एग्जांपल से करेंगे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो, दिस इज अ हाईली recommended स्पेलिंग का देख लेते रुको है,
देखो मैं फिर कह रहा हूँ हैंड राइटिंग में मत जाना, कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा जज करना सेशन को, ठीक है। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड, रिकमेंडिंग वैक्सीन, ठीक है ना। फिजिशियन इज recommended oblique अब देखो सबसे पहले, ठीक है, फिर सवाल पे आएंगे। देखो दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड या रिकमेंडिंग वैक्सीन। अब इसमें बहुत चीजें आती हैं यहाँ पे। टेंस का जो फंडा है हमारा इज एम आर वाला वो भी है। दूसरा क्या है, पार्टिसिपल हमारे होते हैं, जैसे ये सब मैंने बता रखा है यार, वैसे पास्ट पार्टिसिपल हमारा होता है, ठीक है। मैं चाहता हूं आंसर तो बता के अभी तक सेशन खत्म हो जाता, मैं चाहता हूं कि थोड़ा फ्रूटफुल रहे, आप लोगों तक अच्छे से पहुंचे ये, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो किसकी तरह काम करे, एडजेक्टिव की तरह। और यही काम प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है जहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है, किसका, एडजेक्टिव का, है ना। अब हमें समझना है कहां पे क्या लगाना है, ठीक है ना। चलो देखो, जैसे मैं बोलूं बॉइल्ड एग्स और मैं बोलूं बॉइलिंग एग्स, है ना। तो देखो बॉइल्ड एग्स और बॉइलिंग एग्स, बॉइल्ड एग्स का मतलब क्या है, बॉइलिंग की स्टेट खत्म होने, अवस्था खत्म होने, बॉइलिंग का एक्शन खत्म होने के बाद अब एग्स अल्टीमेटली बॉइल्ड हो गए, तो बॉइल्ड एग्स। बॉइलिंग यहां पे एक्स को भी डिफाइन कर रहा है, बॉइल्ड यहां पे, बॉइल्ड का मतलब हुआ एक ऐसी स्टेट जो अटेन हो चुकी है ना। बॉइलिंग एक्स का मतलब क्या है कि जो एक्शन आप चाह रहे हो, जिस स्टेट में आप एक्स चाह रहे हो अभी हुए नहीं उस अवस्था में, क्लियर है, तो अभी वो एक्शन चल रहा है तो बॉइलिंग एक्स हो गया। चलो अब देखो यहां पे उसी तरीके से एक होता है बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, और जब जलने का एक्शन खत्म हो गया और ट्रेन पूरी जल गई तो क्या होगा, बर्न्ड ट्रेन, है ना, जली हुई ट्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आईएनजी फॉर्म उसकी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के हर बार आ सकता है ना उनके साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कैसे, देखो आप, दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड, रिकमेंडिंग वैक्सीन, आपको चीज समझनी, दिस इज अ हाईली। अब हाईली रिकमेंडिंग वैक्सीन अगर मैं अपने सब्जेक्ट इसे बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसे अपना सब्जेक्ट बनाऊं, दिस इज अ हाईली रिकमेंडिंग वैक्सीन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन खुद को रिकमेंड कर रही है। जबकि आपको एक चीज समझनी है कि वैक्सीन हमें वैक्सीन अपने आप में कोई एक्शन कर सकती है, नहीं। होता क्या है कि वैक्सीन को रिकमेंड करने का जो एक्शन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, किसी के और के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर वाक्य में क्या हुआ, दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड वैक्सीन, ये वैक्सीन रिकमेंड की जाती है किसी और के द्वारा, ये चीज आपको समझनी है। तो दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक कौन सी, रिकमेंडिंग नहीं, दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड वैक्सीन। अब देखो यहां, फिजिशियन इज रिकमेंडिंग दिस वैक्सीन। अब फिजिशियन क्या कर रहा है, इस वैक्सीन को रिकमेंड कर रहा है, तो इजएमआर के साथ क्या आ जाएगा, ये रिकमेंडिंग, कि फिजिशियन कौन रिकमेंड कर रहा है आपको ये वैक्सीन, दिस फिजिशियन इज रिकमेंडिंग। अब अगर मैं बोलूंगा फिजिशियन इज रिकमेंडेड, तो फिजिशियन इज रिकमेंडेड का मतलब क्या होगा, सुनो आप, पहले तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ये अगर यहाँ दिस वैक्सीन आपने लिख रखा तो। अगर आप बोलोगे फिजिशियन इज रिकमेंडेड, तो फिजिशियन इज रिकमेंडेड का मतलब बताऊं क्या होता है, किस फिजिशियन का सुझाव दिया जाता है। समझ में आ रहा, इसे मार के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मैंने क्या बताया था, सेंटेंस पास्ट फॉर्म का होता है, क्लियर है, मतलब पैसिव वॉइस का होता है। तो रिकमेंडेड यहाँ किसके लिए आ जाएगा, फिर फिजिशियन के लिए। तो उसी तरीके से वैक्सीन को रिकमेंड किया जाता है किसी के द्वारा, तो दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड वैक्सीन, ठीक है। अब सवाल पे वापस आओ, ठीक है, सवाल पे वापस आओ। देखो सवाल कह रहा है अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट, तो सीनियर डॉक्टर ने अपना कंसर्न रेज करा, क्या कोई खराब वैक्सीन रही होगी और कोई फिजिशियन क्या कर रहा था, उस वैक्सीन को रिकमेंड कर रहा था। आपको चीज समझनी है कि फिजिशियन अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है। अधिकार दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं राम्स पेरेंट्स, तो राम के पेरेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं राम साइकिल, राम की साइकिल। मैं और बोल सकता हूं राम्स ब्रदर, तो राम का भाई, राम का भाई, ठीक है। इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, पेरेंट्स ऑफ राम,
है ना, मतलब ऑफ लगा दो और पेरेंट्स ऑफ राम बोलो, ब्रदर ऑफ राम बोलो, साइकिल ऑफ राम बोलो, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस में जब एक नाउन का पोजीशन दूसरे नाउन पे दिखाते हैं तब हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या बोला मैंने, जब एक नाउन का दूसरे नाउन पे, एक नाउन का दूसरे नाउन पे क्या दिखाना हो, अधिकार, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, फिजिशियन अपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिशियन का रिकमेंड, फिजिशियन, फिजिशियंस अपोस्ट्रोफी एस, और क्या, फिजिशियन, ठीक है ना, फिजिशियंस। और इसके बाद हमें क्या करना है, हम नाउन की जरूरत है, तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर किसी वर्ब का अगर नाउन के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है तो उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड। जेरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म विच फंक्शंस एज अ नाउन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जेरंड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल तो मैं बताता हूं, मैं देखो, ठीक है, यहां से हटाता हूं, देखो कोई भी दिक्कत होगी कोई किसी भी उसमें तो कोई बात नहीं, आप मुझे बस एक कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है, अगले उसमें देख लेंगे इसे। देखो यहाँ इसका एक बेसिक एग्जाम्पल तो मैं बताता हूँ मैं, देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल तो जेरेंट का देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, इजम आर से पहले क्या आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमारे होते हैं ही, शी, वी, यू, दे, इट, वो यह है नहीं, तो क्या आ जाएगा, स्विमिंग यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अब स्विमिंग वो भी तो है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी तो है, राम इज स्विमिंग, दे आर स्विमिंग, वी वर स्विमिंग, है ना, वी वर स्विमिंग। तो इसी तरीके से मैंने क्या बोला, जब किसी नाउन, जब किसी वर्ब के साथ मैं आईएनजी फॉर्म लगाऊं और उससे मुझे नाउन का काम कराना है तो फिर उसको हम जेरंड बोलते हैं। क्लियर है, तो फिजिशियन का अधिकार अगर दिखाना है तो रिकमेंडेड की जगह क्या होना चाहिए, रिकमेंडिंग। तो अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडिंग, ठीक है। फिजिशियंस रिकमेंडिंग द वैक्सीन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अब देखो इसमें क्या है, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अब देखो यहाँ कोई टाइम रेफरेंस तो है नहीं, पर गलती कौन से वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में, क्यों, क्योंकि अगर हैज और हैव के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है तो क्या लगाना पड़ता है, साथ में बीन, ठीक है। हैज और हैव के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है तो क्या लगाना पड़ता है, बीन, हैज बीन और हैव बीन, है ना। यहाँ पे बीन मिसिंग है, पर क्योंकि यहाँ टाइम रेफरेंस नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, हैव की जगह यहाँ वी आर डिस्कसिंग, ठीक है ना, वी आर डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बेसिकली होता क्या है कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक, ठीक है ना, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। उसी में क्या कर सकते हैं हम लोग कि आप टू को हटा के वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हो, आईएनजी, जिसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब विदाउट, है ना। तो मैं बोल सकता हूं जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, जो जो में कुछ जनरल हमारे ऑब्जेक्टिव है, जनरल पर्पस है, उसको बताता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है, ठीक है ना, वहां पे जिरन का काम करेगी, वहां पे सॉरी मतलब टू के साथ अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटा देंगे तो वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगा लेते हैं, जैसे मैं बोलूं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, वहां वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। तो लॉयर ने पूछा कि क्या वाकई में ये मैटर जो भी है, ठीक है, ये मसला जो भी है, क्या ये कोर्ट ले जाना जरूरी था, ठीक है, कोर्ट तक ले जाना क्या जरूरी था ये मैटर। तो आपको चीज समझनी है, इट वॉज वर्थ, वर्थ जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है,
ठीक है, वर्थ क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब वर्थ अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए क्या, नाउन, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की या सर्वनाम की। तो एडजेक्टिव के बाद हमारा आना चाहिए नाउन। अब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आना चाहिए तो अब टू टेक को नाउन कैसे बनाए, मेन चीज ये है। टू टेक तो हमारी वर्ब है सर। अब इस टू टेक को नाउन कैसे बनाए, तो थोड़ी देर पहले क्या बताया था, किसी वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो क्या करते हैं, उसको आईएनजी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग। तो द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं क्या बोलता हूं, दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। मैं ये नहीं बोलूंगा दिस मूवी वॉज वर्थ टू वॉच, दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। दिस प्लेस वॉज वर्थ गोइंग, ये प्लेस जाने योग्य था। क्लियर है, तो वर्थ के बाद आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे। इसी बात पे अगले सवाल को देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओव्ड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। ठीक है ना, कि जो जिस हिसाब से डिमांड्स बढ़ रही हैं परमानेंट तौर पे, ठीक है ना, उसके हिसाब से जो फ्यूचर है फूड कंपनीज का वो क्या है, काफी सिक्योर दिखाई दे रहा है। चलो, इसमें एक चीज आई होप आप लोगों ने सुनी हो, वो क्या होती है, ओविंग टू। जब भी कोई रीजन हमें साइट करना हो, किसी चीज का कारण बताना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओविंग टू का। प्रेपोजिशन है जिसका एक मतलब और क्या होता है, बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो यहां पे ओड की जगह क्या आ जाएगा, ओविंग, ओविंग टू, याद रखना। और जिसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ। देखो, पढ़ के देखो, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर बिकॉज ऑफ, किस कारण से, इस कारण से, ओविंग टू। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते इसी बात पे, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्ड यू। ठीक है, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्ड यू। पास्ट के हाइपोथेटिकल एक्शन या सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं बताता हूं हाइपोथेटिकल क्या हुआ है। पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड हैव का। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन है जो हो चुकी हो और हम आज की डेट में सोच रहे हैं उसके बारे में और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प, तू अगर मुझे बता देता तो मैं तेरी मदद कर देता। इसका मतलब क्या हुआ, ना उसने बताया ना उसकी मदद कर पाया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ग्रेजुएशन में बीएससी की जगह बीए ले लेता। ठीक है ना, जैसे यार मैंने तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की ही तैयारी करी है हमेशा, ठीक है, और वहां बीएससी तो मेरे काम ही नहीं आई। तो अगर मुझे पहले पता होता ऐसा तो मैं बीएससी की जगह बीए ले लिए, मतलब बीए ले लेता। क्लियर है, तो ये बोलता हाइपोथेटिकल मतलब क्या होगा, एक फेल्ड सिचुएशन है अब, बस। ठीक है ना, आप लेमेंट कर रहे हो उस पर, LAMENT, मतलब दुख व्यक्त कर रहे हो अपना, बट यू कैन नॉट चेंज दैट सिचुएशन नाउ, वो है हाइपोथेटिकल। तो इसमें याद रख लो, इस सिचुएशन के लिए हम लोग जब एक्शन की बात हो, एक्शन की, तो हम क्या करते हैं, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहां देखेंगे क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। कई जगहों पे इफ और हैड को ऐसे भी लिखा जाता है, सीधा हैड और सब्जेक्ट, जैसे यहां है ना, इफ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब यार ये देखो सिंपल सा क्या है, यहां पे लिखा हुआ इफ यू हैड टोल्ड मी, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लो ऐसे भी लिख सकते थे आप इसे, हैड यू टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। याद रखना इसमें एरर किस तरीके के आते हैं, इफ यू टोल्ड मी, ठीक है, आई वुड हैव हेल्प यू, तो आपको समझना है वुड हैव अगर है तो इसे पास्ट परफेक्ट में रखना है, इफ यू हैड टोल्ड मी। या क्या आता, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हेल्प यू, ये भी गलत है। अगर हैड टोल्ड है तो वुड हैव हेल्प्ड आएगा। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इसी बात पे, लास्ट क्वेश्चन,
इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। तो फिर से सब्जेक्टिव मूड या इमेजिनेशन वाले केसेस हैं। मैं बार बार बोल इसलिए रहा हूं ताकि अगर तुम्हें किसी प्रकार की डाउट हो तो तुम देख लो, इमेजिनेशन वाले केसेस में भी वीडियो बनाई गई है, वहां से क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर थोड़ा सा अगर बेसिक आइडिया है इंग्लिश का, सवाल अटेम्प्ट करोगे हो जाएगा। अच्छा आइडिया है तो कर ही लोगे, इनफैक्ट ज्यादा ही कर लोगे। बट क्या है कि फ्रेशर हो या बिगिनर हो, नोविस हो, और सीधा अगर सवाल पे झपट्टा मारने आए हो तो दिक्कत हो सकती है ना। चलो, इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियर प्रोजेक्ट। ये इमेजिनेशन वाला केस है। कैसे पता है? यहाँ पे वुड लिखा है, पता अगर वो मिलेनियर होता तो वो ये मिलेनियम प्रोजेक्ट सपोज कर ले इस तरीके से। ऐसे केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वर का। क्यों? क्योंकि कौन सा केस है? इमेजिनेशन का। सब्जेक्टिव मूड में इमेजिनेशन वाले केसेस की वीडियो देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ये वही है जैसे हमारे पास स्कूल टाइम पे एक ऐसे आता था लिखने को, इफ आई वर द पीएम व्हाट वुड। तो यहां पे वुड है इसलिए। अगर यहां इज आता इफ ही इज अ मिलेनियर, इफ लग गया तो इफ ही इज अ मिलेनियर, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है वैसे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है ये कि यदि बोल दिया तो इसका मतलब है नहीं वो, और है नहीं तो वो मिलेनियम प्रोजेक्ट सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी तो वुड आ जाएगा और वर आ जाएगा। अब तुम बोलोगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वुड हैव क्यों नहीं कर रहे हो फिर, या हैड क्यों नहीं कर रहे हो? वुड हैव इसलिए नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारे पास को लेके हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन भविष्य को लेके भी हो सकती है। मान लो तुम लोगों को जैसे हम देहरादून में रहते हैं, बर्फ पड़ी, ठीक है, मसूरी में, मैं कह रहा हूं यार चल बाइक का इंतजाम करता हूं, मैंने अपने खास दोस्त को फोन करा, उसने कहा यार मैं तो शहर में ही नहीं हूं। और फिर मैं बैठ के सोच रहा हूं यार मेरे सामने मसूरी में बर्फ पड़ रही है, या मेरी नॉलेज में कि मसूरी में बर्फ पड़ रही है, अगर मुझे कहीं से बाइक मिल जाए तो मैं अभी निकल जाऊं मसूरी। इसका मतलब मेरे पास बाइक है नहीं, मैं मसूरी जा नहीं पा रहा हूं, वो सिर्फ मेरे ख्यालों में है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जरूरी नहीं है सिर्फ पास्ट को लेकर हो, वो नियर फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस को लेकर भी हो सकती है। और उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को अपना पास्ट टेंस में रखते हैं, नॉर्मल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब मैं पूरा समझाऊंगा तो फिर लेक्चर क्यों पढ़ाना फिर अलग से, है ना। फिर तो ये है कि क्वेश्चन करा उसी में समझाते रहो सब कुछ। तो लेक्चर देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। तो ये 20 सवाल मैंने वेरियस सोर्सेस से इंक्लूड करे थे। ठीक है, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आएगा कि हाँ वाकई में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसी में बेस सवाल हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नए सेशन में मिलेंगे। अभी टेंसेस पे ही फोकस रखेंगे, कोशिश करूंगा अभी जैसे 20 सवाल है तो क्या पता 50 60 70 सवाल का एक सेशन लेके आए, लाइव इंटरेक्शन में लेके आए, 2-2.5 घंटे का सेशन चले। ठीक है ना। तो चलिए फिर, ठीक है, अब हमसे जुड़े रहिएगा। इस बार कुछ नया एक एक्सपेरिमेंट करा है मैंने, ठीक है ना, लेक्चर के अलावा जो मैंने आपको बोला था कि मैं प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी लूंगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों की समझ में आई है, आप लोगों को फ्रूटफुल लगे हैं। तो जल्दी मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।